Good morning, students. IP students, let's start next topic in IP. So, our next topic is the main memory, primary memory. About RAM and ROM, we will discuss today. Okay, in previous lecture, we have covered our chapter up to registers. So, let's start. The memory of a computer is more like a predefined working place where it temporarily keeps information and data to facilitate its performance. मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? एक प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस है कंप्यूटर के लिए, जो पहले से ही हमने उसमें ऐड करके रखा हुआ है। उसका जो वर्क है वो स्पेसिफिक है, ठीक है, where it temporarily keeps information and data to facilitate its performance. Means पहले से ही जिसमें क्या होता है, temporarily information set होती हैं। जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या कोई प्रोसेस टेक्स प्लेस इन CPU, तो जैसे ही ये सारी प्रोसेसेस स्टार्ट होती हैं, या तो एग्जीक्यूशन होती है या कोई परफॉर्मेंस होती है, कोई फंक्शनिंग चल रही होती है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होती है, मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाती है। और फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू CPU परफॉर्मेंस, ये क्या रहता है, मेमोरी से डेटा वहां से यूज होता रहता है। ईच मेमोरी लोकेशन हैज अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मेमोरी है, मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसको कहते हैं, वहाँ भी जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर होता है वो एक एड्रेस को लेकर के स्टोर होता है। तो जितना भी डेटा जहाँ भी कहीं सेव हो रहा है वो एक एड्रेस के साथ ही सेव होता है। अब देखिए, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको प्राइमरी मेमोरी? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी है, वो सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ स्टार्ट होती है, सबसे पहले वो प्रोग्राम कहाँ लोड होता है, वो मेमोरी में, मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में। और ये प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। इसमें लोड होना जरूरी होता है। जब तक ये इसमें कंप्लीटली लोड नहीं होगा तब तक हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वर्क नहीं कर पाएंगे। व्हेन द टास्क इज परफॉर्म, जैसे ही कोई टास्क परफॉर्म होता है, इट क्लियर्स इट्स मेमोरी एंड मेमोरी स्पेसेस। जैसे ही कोई एग्जीक्यूशन, किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चल रही है, सपोज हमने अभी अभी एक प्रोग्राम ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम वर्क कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने से पहले कहाँ ओपन होगा? रैम में ओपन होगा, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में ओपन होगा। और जैसे ही हम MS वर्ड को कंप्लीट करेंगे, मीन्स हमारा वर्क हो गया उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, तो क्या होगा, वो रैम से भी, प्राइमरी मेमोरी से भी वो क्या करता है, अपने स्पेस को रिमूव कर देता है, वहां से भी स्पेस छोड़ देता है, वहां से भी वो जो प्रोग्राम है जो हमें अभी ओपन किया हुआ था हमने, वो वहां से भी क्लोज हो जाता है। और वही फिर क्या रहता है कि जो मेमोरी है कभी भी फिल्ड नहीं रहती। प्राइमरी मेमोरी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की वजह से वो हमेशा ऑक्यूपाई रहती है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू सॉरी, ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रही थी, कोई भी प्रोग्राम का हमारा वर्क कंप्लीट हुआ, हमने प्रोग्राम को क्लोज किया और उस प्रोग्राम ने मेमोरी को भी रिलीज कर दिया। और अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट टास्क जो भी हम परफॉर्म करने वाले हैं, उसके लिए हमारी रैम फिर से कंप्लीटली ब्लैंक है, फ्री है, बिल्कुल टोटली फ्री है। अब क्या होगा, दूसरा प्रोग्राम, दूसरी प्रोसेस जो होगी मेमोरी में, वो फिर से अपना प्लेस ले सकती है। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, everything stored in the memory gets erased and cannot be recalled। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो मेमोरी में जितना भी डेटा था वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। और वापस स्विच ऑन करने के बाद, सिस्टम को जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो उसको कभी भी हम
रिकवर नहीं कर सकते, उसको रिकॉल नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेटा अब तक अगर हमारा प्राइमरी मेमोरी में था तो उस डेटा की जो नेचर थी वो वोलेटाइल नेचर थी। वोलेटाइल का मतलब कि टेम्परेरी पर्पस के लिए वो वहाँ था, और अब अगर हम उसको एक्सेस करना भी चाहें तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी थॉट ऑफ एज सेल्स। अब देखिए मेमोरी, अब मैंने डिस्कस किया कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को सेव करते हैं तो वो मेमोरी में सबसे पहले जा करके सेव हो जाता है। तो मेमोरी में जब कुछ भी हम, ये तो प्रोग्राम की बात है, अगर हम कोई डेटा है जो जिस पे कंप्यूटेशन चल रही है तो मेमोरी में जाकर के जब वो टेक्स्ट स्पेस लेता है तो वहाँ वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे सेव होता है। और एड्रेस में क्या है कि मेमोरी एड्रेस जो है डिफरेंट सेल्स होते हैं मेमोरी एड्रेस के लिए, और एक सिंगल सेल में एक सिंगल बाइनरी डिजिट ही स्टोर होता है, या तो 0 या 1। हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप सभी को पता है कि बाइनरी लैंग्वेज में ही कंप्यूटर में सेव होती है। तो बाइनरी लैंग्वेज हमारी इस तरह की होती है 010101, ठीक है, 0101 की फॉर्म में होती है इंस्ट्रक्शंस। और ये जो इंस्ट्रक्शंस को सेव करने के लिए आजकल जो पॉपुलर हमारा एनकोडिंग सिस्टम है वो है यूनिकोड यूज किया जाता है, और इससे पहले हमारा आस्की एनकोडिंग सिस्टम यूज होता था कंप्यूटर में इंफॉर्मेशंस को सेव करने के लिए। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो यूनिकोड, आज के टाइम में यूनिकोड यूज करते हैं, और पहले आस्की सिस्टम होता था। आस्की होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब देखते हैं मेमोरी की जो प्रेजेंटेशन होती है, मेमोरी यूनिट्स कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। देखिए मेमोरी में सिंगल जो डिजिट है 0 या 1, इसको हम कहेंगे कि ये एक क्या है, ये सिंगल बिट है। बिट मीन्स आइदर 0 और 1, सिंगल डिजिट, ठीक है। बिट मीन्स अ बाइनरी डिजिट, आइदर 0 और 1। और फिर बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा 1 बाइट, एंड 1 बाइट इट इज कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। इसी तरह से 4 बिट्स का कलेक्शन हमारा, उसको कहते हैं निब्बल, हाफ बाइट को हम कहते हैं निब्बल। इस तरह से फिर नेक्स्ट हमारी मेजरमेंट यूनिट होती है मेमोरी की, वो है केबी में आ जाती है। बिट के बाद हमारा उससे बड़ी यूनिट है बाइट, और उससे फिर आगे नेक्स्ट फर्दर जो यूनिट है किलोबाइट, फिर एमबी, फिर जीबी, और उसके बाद क्या रहते हैं टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी। आप सभी को पता है ये सभी। जीबी आप सभी ने सुना हुआ है, एमबी सभी ने सुना हुआ है कि डेटा कितना है, इतने एमबी का है। डेटा कितना है, ये हार्ड डिस्क कितने की है, ये हमारी 400 जीबी की है, ठीक है। 1 टीबी की हार्ड डिस्क है हमारी, ठीक है। रैम कितनी है, 2 जीबी की है। रैम कितनी है, 4 जीबी की है। तो ये टर्म्स आपने सुनी हुई है। तो ये टर्म्स एक्चुअल में हमारी मेजरमेंट यूनिट्स हैं, किसकी, मेमोरी की। तो देखिए एक चीज आपको देखनी है कि नेक्स्ट यूनिट को कंप्यूट करने के लिए आपको क्या देखना है कि एवरी हायर मेमोरी यूनिट इज इक्वल टू 2 raised to power 10। मतलब कि अगर हमें 1 किलोबाइट हमारे पास है, इसका मतलब कि 1024 बाइट्स का कलेक्शन जो है उसको हम कहेंगे कि 1 किलोबाइट है। और इस 1024 बाइट्स को हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 10, ठीक है। 2 raised to power 10 किलोबाइट्स है ना। तो इसी तरह से 2 raised to power 10 अगर किलोबाइट्स को हम बोलते हैं तो ये हमारा 1 MB बन जाता है। इसी तरह से 2 raised to power 10 MBs हमारा क्या फ्रेम करता है, 1 GB फ्रेम करता है। तो ये हमारी प्रीवियस जो मेमोरी है, प्रीवियस जो यूनिट है उसको raised to power 10 कर देते हैं, तो नेक्स्ट हमारी यूनिट फ्रेम हो जाती है। तो जो हाईएस्ट यूनिट है हमारी इस टाइम पे योटाबाइट है, ओके। और आजकल हमारी जो हार्ड डिस्क, लेटेस्ट हार्ड डिस्क हैं वो टीवीज में अवेलेबल हैं, ओके। तो ये हमारा मेमोरी का टॉपिक था बस। सिंस कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इज टेम्परेरी, सेकेंडरी मेमोरी स्पेस इज नीडेड टू स्टोर डेटा। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है ना वो मेन मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, वोलाटाइल नेचर की होती है। अगर हमें डेटा को परमानेंट सेव करना है तो हमें उसको सेकेंडरी मेमोरी में
स्टोर करना पड़ेगा। अब सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी के जो हमारे एग्जांपल्स हैं, हार्ड डिस्क, सीडीज, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, ये मेमोरी कार्ड, ये सभी क्या हैं? ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के जो पार्ट्स हैं वो देखिए, इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स, यहाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है रैम। रैम में क्या रहता है? रैम, द मेमोरी सेल्स कैन बी एक्सेस्ड फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम एनी डिजायर्ड रैंडम लोकेशन। रैम में हम क्या करते हैं? मेमोरी सेल्स होते हैं और जहां से क्या हो सकता है? डिफरेंट मेमोरी सेल से रैंडमली इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? एक्सेस किया जाता है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ वर्ड इन मेमोरी is the same and requires an equal amount of memory, so the name random access memory we can read as well as write in RAM। हम देखिए RAM जो हमारी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसमें हम इंफॉर्मेशन को रीड भी करते हैं और इसमें हम राइट भी कर सकते हैं। अभी आपको बताया था कि जब भी कोई प्रोग्राम ओपन होता है तो सबसे पहले वो मेमोरी में लोड होता है। अगर वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो रहा है तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है सबसे पहले मेमोरी में राइट हो रही हैं। और इसी तरह से वहां से जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चल रही है, सीपीयू वहां से अपने डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वहां से रीडिंग हो रही है डेटा की। इसी तरह से जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो रैम से जो डेटा है वो क्या हो जाता है? इरेज भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी देखिए, इसका नेम ही हमें बता रहा है कि ये हमारी रीड ओनली मेमोरी है। इसमें हम कंटेंट्स को राइट नहीं कर सकते हैं, इस राइटिंग की कैपेबिलिटी इसमें नहीं है, सिर्फ हम डेटा को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट द बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज मेड परमानेंट ड्यूरिंग द हार्डवेयर प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय राइटिंग डिफरेंट वर्ड्स इनटू इट। मीन्स जो रोम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब एक पर्टिकुलर हार्डवेयर बनाया जाता है तो रोम में इंस्ट्रक्शंस को क्या कर दिया जाता है? बना करके चिप में बिल्ड कर दिया जाता है। इनबिल्ट होती हैं ये इंस्ट्रक्शंस और इनको यूजर कभी भी चेंज नहीं करता, ना ही कर सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रैम की कंपैरेटिवली जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल नेचर की है। मीन्स डेटा इससे कभी भी लॉस नहीं होता है, डेटा इसमें परमानेंट रहता है। Whereas a RAM is general purpose device whose contents can be altered during the computational process। As we know कि जैसे ही रैम में हमारा डेटा, कोई इंस्ट्रक्शंस जो है रैम में जा रही हैं तो उसको हम कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए क्या करते हैं? वहां से सीपीयू एक्सेस करता रहता है डेटा को। और जबकि रोम क्या है? रोम इज रिस्ट्रिक्टेड टू रीडिंग वर्ड्स दैट आर परमानेंटली स्टोर्ड विद इन द यूनिट। मतलब कि रोम क्या है? परमानेंट स्टोर है इंस्ट्रक्शंस, वहीं से क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को रीड करता रहता है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। जैसे कि मॉनिटर से रिलेटेड प्रोग्राम है, कीबोर्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, तो ये बिल्ट इन होती हैं इंस्ट्रक्शंस, ओके, रोम में। इसी तरह से जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि कुछ बूटिंग चल रही होती है, बूटिंग प्रोसेस जो चल रही होती है, उस टाइम पे भी रोम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। इसके बाद देखिए हमारी आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को कैच मेमोरी भी कह देते हैं, कैश मेमोरी भी कह देते हैं। इट इज अ स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म। देखिए ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है एज कंपेयर टू रैम एंड रोम। कैश मेमोरी या कैच मेमोरी जिसको कहते हैं हम, ये एक्चुअल में काफी फास्ट होती है और इट कैन बी आइदर अ रिजर्व्ड सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी और एन इंडिपेंडेंट हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस और इवन ऑन द चिप। मीन्स ये 3 टाइप्स में हो सकती है। या तो ये किस मेन मेमोरी जो रैम है उसी का एक कोई पार्ट हमारा यूज किया जा सकता है सीपीयू के थ्रू, या फिर ये इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, या फिर ये सीपीयू पर ही जो चिप है सीपीयू पर इसकी एक पर्टिकुलर चिप हो सकती है जिसको हम रजिस्टर्स वगैरह कहते हैं, उनको कैश मेमोरी भी कह सकते हैं। Whenever some data is required, the CPU first looks in the cache memory। जैसे ही हमारा डेटा कहीं से रिक्वायरमेंट होती है तो CPU सबसे पहले क्या करता है? अपने कैच मेमोरी को देखता है। तो क्योंकि कैच मेमोरी से डेटा जो है डेटा की एक्सेसिंग जो है काफी फास्ट होती है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि कैच मेमोरी में अगर डेटा पड़ा है तो ठीक है, कैच मेमोरी से उठा लिया जाता है। नहीं, अगर वहां पे मिलता है डेटा तो उस डेटा को मेन मेमोरी से उठाया जाता है और लोड किया जाता है। ठीक है,
95% of the time the process is working, it is accessing information from the cache memory. Means जो छोटी मोटी एग्जीक्यूशन होती है, छोटी मोटी प्रोसेस होती हैं, वो कहाँ परफॉर्म, किसके थ्रू परफॉर्म होती हैं? वो हमारी प्रोसेसर के थ्रू, वो हमारी कैच मेमोरी के थ्रू ही परफॉर्म होती हैं। तो सीपीयू उसको सबसे ज़्यादा कहाँ से एक्सेस करता है? सीपीयू उसको कैच मेमोरी से ही एक्सेस करता है। अब देखिए सबसे फास्ट होती है हमारी कैच मेमोरी। बस आज का लेक्चर इतना ही था। ओके, बाय।